गठबंधन किया है, तब से अवैध कारोबारी शराब और बालू। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज इजराइल की जेल में बंद हमास के पूर्व कमांडर इब्राहिम हामिद की रिहाई के बदले हमास के सभी बंधकों की रिहाई की पेशकश करने की खबर आई। गाजा पट्टी में तेज हो रही जंग के बीच इजराइल की फौज ने हमास की संसद पर कब्जे का दावा कर दिया। पहली बार पाकिस्तान ने आतंकी संगठन टीटीपी के हमलों के पीछे तालिबान का हाथ बताया, जिसके बाद तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के संकेत मिले। और तीसरे विश्व युद्ध की अटकलों के बीच कुछ ही मिनटों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात होगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी। बड़ी खबर आई बंधकों के बदले हमास की एक खतरनाक शर्त से जुड़ी। खबर है कि हमास ने 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के बदले अपने एक ऐसे कमांडर को छोड़ने की शर्त रखी जिस पर 46 इजरायली नागरिकों की हत्या का आरोप है। इब्राहिम हामिद नाम का हमास का यह पूर्व कमांडर इतना खूंखार है कि सिर्फ इस एक कमांडर के बदले ही हमास सभी बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है। इब्राहिम हामिद इजराइल की जेल में बंद और उसे चलते फिरते बम यानी आत्मघाती लड़ाकों को तैयार करने में महारत हासिल बताई जाती है। जेल जाने से पहले उसने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया था और हमास अब 240 से ज्यादा बंधकों को रिहा करने के बदले सिर्फ इब्राहिम हामिद को आजाद देखना चाहता है। यानी हमास की नई शर्त से यह समझा जा सकता है कि उसका कमांडर इब्राहिम हामिद उसके लिए कितनी अहमियत रखता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद हमास ने इजराइल से बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के बदले पहले 5000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की मांग रखी थी, जो लंबे वक्त से इजराइल की अलग अलग जेलों में बंद है। लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद हमास ने अपनी शर्त बदलते हुए सभी बंधकों को रिहा करने के बदले सिर्फ हमास कमांडर इब्राहिम हामिद को छोड़ने की शर्त इजराइल की सरकार के सामने रख दी। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक करीब 17 साल से इजराइल की जेल में बंद हमास कमांडर इब्राहिम हामिद के हाथ सैकड़ों इजरायली लोगों के खून से सने हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नई शर्त के साथ हमास ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनके कमांडर को छोड़ने की शर्त को इजराइल नहीं मानेगा तो किसी भी बंधक को नहीं छोड़ा जाएगा। यानी इब्राहिम हामिद से कम हमास को कुछ भी मंजूर नहीं। 2006 में गिरफ्तार किए जाने से पहले इब्राहिम हामिद ने इजराइल के सीने पर इतने जख्म दिए हैं जिन्हें कोई भी इजरायली कभी भी भुला नहीं सकेगा। आरोप है कि फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई के नाम पर हमास के कमांडर इब्राहिम हामिद ने पूरे इजराइल में कत्लेआम मचा दिया था और इसी वजह से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और वहां की सेना की हिट लिस्ट में उसका नाम सबसे टॉप पर पहुंच गया था। इब्राहिम हामिद के बारे में कहा जाता है कि वो मानव बम यानी आत्मघाती हमलावर तैयार करने में माहिर है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 1980 में इब्राहिम हामिद को हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड का कमांडर बनाया गया था और वेस्ट बैंक की जिम्मेदारी दी गई थी। उसे बम बनाने और आत्मघाती हमलावर तैयार करने में महारत हासिल थी। हमले की साजिश रचने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2001 में उसे जेल से रिहा करना पड़ा। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक जेल से रिहाई के बाद इब्राहिम हामिद ने इजराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म करने की कसम खाई और इजराइल के खिलाफ आत्मघाती हमलावरों की एक ऐसी फौज तैयार कर दी थी जो उसके एक इशारे पर तबाही मचाने के लिए तैयार थी। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उसके तैयार किए गए आत्मघाती हमलावरों ने इजराइल के अलग अलग शहरों में कई बड़े धमाकों को अंजाम दिया था, जिनमें सैकड़ों मासूम इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इब्राहिम हामिद के इशारे पर 2001 में यरूशलेम में एक सरकारी इमारत पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। यरूशलेम में ही 2002 और 2003 में भी 2 बड़े आत्मघाती हमलों में 18 इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी और तब इन सभी आत्मघाती हमलों का आरोप हमास के कमांडर इब्राहिम हामिद पर ही लगा था, जिसके बाद इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद की आंखों में वो कील की तरह चुभने लगा। 23 मई 2004 को वेस्ट बैंक में एक ऑपरेशन के बाद हमास के इस सबसे खूंखार कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया था और तब से वो इजराइल की अलग जेलों में कैद है। 2012 में इजराइल की मिलिट्री कोर्ट ने इब्राहिम हामिद को 46 इजरायली नागरिकों की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई थी, क्योंकि इजराइल में हुए आत्मघाती हमलों के पीछे उसका हाथ होने के सबूत इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कोर्ट के सामने पेश किए। उस वक्त इजराइल की कोर्ट ने 46 लोगों की मौत और करीब 500 लोगों के घायल होने के मामले में इब्राहिम हामिद को दोषी करार दिया था। और करीब 17 सालों से जेल में बंद इब्राहिम हामिद एक बार फिर से चर्चा में है।
क्योंकि उसके बदले हमास 240 बंधकों को एक साथ रिहा करने को तैयार हो गया। इजरायल की मीडिया ने तो इब्राहिम हामिद को हमास कमांडर और 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद दईफ और यहिया सिनवार से भी खूंखार बताया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल को इस बात का डर है कि जेल से रिहा होने के बाद इब्राहिम हामिद फिर से इजरायल के खिलाफ बड़ी साजिश रच सकता है, क्योंकि इब्राहिम हामिद हमास का वो कमांडर है जिसने जेल में रहते हुए भी इजरायल की सरकार की नाक में दम कर दिया था। आरोप है कि इसी साल मई महीने में इजरायल की जेलों में भड़की हिंसा के दौरान जेल के अंदर उसने फिलिस्तीन के कैदियों की अगुवाई भी की थी और जेल प्रशासन और इजरायल की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। इजरायल की जेल में ज्यादती का आरोप लगाते हुए फिलिस्तीन के नेता खादर अदनान ने 87 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जेल में ही दम तोड़ दिया था, जिसके बाद इजरायल की जेलों में बंद हजारों फिलिस्तीनी कैदियों ने हंगामा कर दिया था और इजरायल की कई जेलों में हिंसक झड़पें हुई थी। उस वक्त भी गाजा से इजरायल की तरफ रॉकेट दागे गए थे। हमास कमांडर इब्राहिम हामिद पर जेल के अंदर फिलिस्तीनी कैदियों को भड़काने का आरोप लगा था, जबकि इब्राहिम हामिद और फिलिस्तीन की सरकार ने आरोप लगाया था कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के इशारे पर खादर अदनान की जेल में हत्या कर दी गई थी और इसीलिए इजरायल हमास की शर्त को अनदेखा करके दिन रात बुलाकर बंधकों की तलाश में जुटा है। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद हमास के आगे घुटने नहीं टेकने वाली और इसका ट्रेलर गाजा में हमास के ठिकानों पर हो रही बमबारी में भी दिखता है। बंधकों की तलाश में जुटी इजरायल की सेना का दावा है कि बहुत जल्द हमास के ठिकानों को तबाह करके सभी बंधकों को गाजा से छुड़ा लिया जाएगा, चाहे हमास ने उन्हें पाताल में ही क्यों न छिपा रखा हो। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इससे पहले हमास ने इजरायल की जेलों में बंद 5000 से ज्यादा कैदियों को छोड़ने की शर्त इजरायल के सामने रखी थी, लेकिन इजरायल की सरकार ने उनकी उस शर्त पर भी किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और इजरायल की नेतन्याहू सरकार ने शर्त मानने की बजाय गाजा पर हमले करके बंधकों को हमास के चंगुल से छुड़ाने का फैसला किया था। हालांकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो जाने के बाद भी इजरायल के अगवा किए गए लोगों का पता नहीं चल सका है, क्योंकि गाजा में हमास ने सुरंगों का ऐसा जाल बिछा रखा है जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है और दावा किया जा रहा है कि सुरंगों की उसी भूल भुलैया में 240 बंधकों को कैद करके रखा गया है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक हमास लंबे वक्त से इजरायल के आम लोगों को बंधक बनाकर अपने साथियों को छुड़ाने का प्लान बना रहा था और इसे अंजाम देने के लिए उसके लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायल में कोहराम मचा दिया था। 240 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा लेकर गए थे, जिसके बाद इजरायल की सेना उनकी तलाश में जुट गई। CNN के मुताबिक आम लोगों को बंधक बनाकर इजरायल को ब्लैकमेल करने का आइडिया इजरायल को उसके सबसे बड़े मददगार ईरान से मिला था, क्योंकि CNN के मुताबिक ईरान लंबे वक्त से ऐसे ही बंधकों के बदले अपनी शर्त मनवाता रहा है। 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला बोलकर 52 अमेरिकी अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बनाया गया था और 444 दिनों तक कैद में रखने के बाद ईरान ने अमेरिका से $800 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 65,000 करोड़ लेकर उन्हें रिहा किया था। और कुछ उसी तरह अब हमास भी इजरायल के सामने बंधकों के बदले अपने कमांडर को छोड़ने की शर्त रख रहा है और इसी बीच इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक दावे ने पूरे इजरायल को हिलाकर रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मोसाद ने दावा किया कि हमास नेता यहिया सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार जिंदा है और वो बीते 9 साल से गाजा में बनी सुरंगों में छिपा हुआ है। मोसाद ने तो यहां तक दावा किया कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए सबसे बड़े हमले में भी मोहम्मद सिनवार ने अहम भूमिका निभाई और हमास के लड़ाकों को इजरायल में घुसने, हमला करने और लोगों को बंधक बनाने की ट्रेनिंग खुद मोहम्मद सिनवार नहीं दी थी, जबकि 9 साल पहले 2014 में इजरायल की सेना ने एक ऑपरेशन में उसे मार गिराने का दावा किया था। उस वक्त खून से लथपथ मोहम्मद सिनवार की बिस्तर पर लेटे हुए एक तस्वीर भी सामने आई थी और दावा किया गया था कि इजरायली सेना की स्ट्राइक में वो बुरी तरह घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद बीते 9 साल से मोहम्मद सिनवार को कहीं देखा नहीं गया था। लेकिन अब खुद इजरायल की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि यहिया सिनवार के बाद हमास का दूसरा सबसे खूंखार और बड़ा चेहरा मोहम्मद सिनवार जिंदा है और गाजा के पाताल लोक में छिपा है, जिसकी तलाश में इजरायल की सेना के साथ मोसाद के एजेंट दिन रात जुटे हुए हैं, क्योंकि इजरायल के खिलाफ अपने भाई यहिया सिनवार के साथ मिलकर उसने ऐसी साजिश को अंजाम दिया था जिससे पूरी दुनिया दहल गई थी। यानी जिस मोहम्मद सिनवार को इजरायल ने 9 साल तक मरा हुआ माना था, उसी ने पूरी प्लानिंग के साथ इजरायल पर इतिहास के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक यहिया सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार हमास के कमांडर मोहम्मद दईफ का बेहद करीबी है। मोहम्मद सिनवार 1991 में हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड में शामिल हुआ था। आतंकी घटनाओं में शामिल होने के आरोप में उसे फिलिस्तीन में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 3 साल सजा काटने के बाद वो जेल तोड़कर भाग निकला था
और इसराइल की मीडिया के मुताबिक 90 के दशक में मोहम्मद दईफ के साथ मिलकर उसने इसराइल में कई बड़े आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें सैकड़ों इजरायली नागरिक मारे गए थे, जिसके बाद वो हमास का एक बड़ा चेहरा बन गया। इसराइल के मीडिया के मुताबिक 2014 तक इसराइल पर हुए हर छोटे बड़े हमले में मोहम्मद सिनवार का नाम ही सामने आता था। लेकिन 2014 में उसके ठिकाने पर इसराइल की सेना ने हमला कर दिया था। इसराइल के मीडिया के मुताबिक 2011 में यहिया सिनवार की जेल से रिहाई के दौरान उसके भाई मोहम्मद सिनवार ने अहम भूमिका निभाई थी। 2011 में कैदियों की अदला बदली में इसराइल ने यहिया सिनवार को रिहा कर दिया था। यानी हमास का ये कमांडर अपने भाई के लिए किसी ढाल की तरह हर मौके पर खड़ा रहा। इसराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2014 के बाद गाजा की सुरंगों में छिपकर मोहम्मद सिनवार ने इजरायली नागरिकों के अपहरण की कई घटनाओं को अपने लड़ाकों के जरिए अंजाम दिलवाया। बड़ी खबर आई गाजा में चल रहे इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी हुई। इसराइल ने गाजा में हमास की संसद पर कब्जा करने का दावा किया। वहां के रक्षा मंत्री का बयान आया कि हमास ने 16 साल बाद गाजा पर नियंत्रण खो दिया और हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर भाग रहे हैं। इसराइल ने हमास की संसद पर कब्जे का सबूत भी दिया और एक तस्वीर जारी की, जिसमें इसराइल के सैनिक हमास की संसद के अंदर स्पीकर की चेयर पर बैठे थे। वहां इसराइल का झंडा भी नजर आया और इसी तस्वीर को इसराइल ने गाजा में हमास की संसद पर कब्जे का सबूत बताया। इसराइल ने दावा किया कि उसने गाजा में हमास की कमर तोड़कर रख दी और उसके ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिनमें गाजा में मौजूद हमास की संसद भी शामिल है, जिस पर 2007 में हमास ने कब्जा कर लिया था। लेकिन गाजा में भीषण जंग के 39वें दिन इसराइल ने हमास को ऐसा झटका देने का दावा किया कि पूरी बाजी ही पलट सकती है, क्योंकि इसराइल की सेना ने एक तस्वीर जारी की और दावा किया कि उसने गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर लिया। तस्वीर में इसराइल के सैनिक संसद में बैठे दिखे और वहां इसराइल का झंडा भी नजर आया और इसराइल के सैनिक स्पीकर की चेयर पर बैठे दिखे। जिसके बाद इसराइल की सेना ने ऐलान किया कि उसने गाजा के ज्यादातर हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। यानी इसराइल ने गाजा में हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का दावा किया। इसराइल की सेना गाजा में घुस चुकी है और हमास की अल कसाम ब्रिगेड से दो हाथ कर रही है। इसी भयंकर जंग के बीच इसराइल ने गाजा में बड़ी जीत का दावा कर डाला, क्योंकि इसराइल की सेना का हमास की संसद में घुसना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इससे संकेत मिलने लगे कि इसराइल की सेना गाजा में हमास के लड़ाकों पर भारी पड़ रही है। कम से कम इसराइल की सरकार ने तो यही दावा किया, क्योंकि जैसे ही इसराइल की सेना की हमास की संसद में घुसने की तस्वीर आई, इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने टेलीविजन पर संदेश जारी कर दिया और बयान दिया कि उत्तरी गाजा के ज्यादातर हिस्सों पर इसराइल की सेना का कब्जा हो चुका है और हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर भाग रहे हैं। यही नहीं, इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने बयान दिया कि हमास ने गाजा पट्टी पर 16 साल बाद नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने दावा किया कि हमास के लड़ाके दक्षिणी गाजा में पनाह ले रहे हैं और गाजा के आम लोग हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं, क्योंकि गाजा के आम लोगों को हमास पर भरोसा नहीं रहा। जिसका मतलब ये हुआ कि इसराइल ने हमास को गाजा में सबसे बड़ी चोट पहुंचाने का दावा किया, क्योंकि इस बार उसने हमास की संसद छीनने का दावा कर दिया। यानी 16 साल पहले गाजा पट्टी की जिस असेंबली पर हमास के लड़ाकों ने कब्जा किया था, उसे इसराइल की सेना ने उससे छीन लिया, जिसे गाजा में इसराइल का जीत की ओर बढ़ने का संकेत माना गया, क्योंकि इसराइल ने जंग के 39वें दिन हमास को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई। इस बार उसने वो जगह हमास से छीन ली जहां से हमास गाजा पट्टी के लोगों पर शासन कर रहा था। इससे पहले इसराइल ने हमास के कई कमांड सेंटर उड़ाने का दावा भी किया और वहां के अस्पतालों पर धुआंधार बमबारी की और चुन चुनकर हमास के सैकड़ों ठिकानों को उड़ा डाला। जंग के 39वें दिन भी इसराइल ने हमास के ठिकानों की बर्बादी का सिलसिला जारी रखा। अस्पताल हो या स्कूल, मस्जिद हो या रिहायशी इलाके, इसराइल ने हर उस जगह पर बम बरसाए जहां उसे हमास का ठिकाना होने का शक था। लेकिन उसने उत्तरी गाजा में हमास की संसद पर बम नहीं बरसाए, बल्कि उस पर कब्जा किया। उसके सैनिक न केवल वहां की संसद में घुसे, बल्कि उन्होंने वहां इसराइल का झंडा भी फहरा दिया और इसीलिए इसे गाजा में हमास को मिली सबसे बड़ी चोट कहा जा रहा है, क्योंकि संसद छीनने का मतलब है कि हमास के हाथ से गाजा पट्टी की सत्ता छिन जाना, जिससे हमास की रातों की नींद उड़ सकती है। क्योंकि भले ही इसराइल हमास को आतंकी संगठन कहता हो, लेकिन फिलिस्तीन की सरकार ऐसा नहीं कहती और इसीलिए फिलिस्तीन की सरकार की नाक के नीचे हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में सरकार चलाते रहे। यही नहीं, इसराइल के हमले के बाद उन्होंने वहां की सत्ता में होने की वजह से इसराइल को घेरना भी शुरू कर दिया था और इसराइल की सरकार के खिलाफ बयान दिए थे। गाजा की सत्ता में बैठे हमास ने अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों के संकट पर भी इसराइल की सरकार को घेरा था। लेकिन इस बार इसराइल ने हमास से वो अधिकार ही छीन लिया, क्योंकि इसराइल की सेना ने गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर लिया और हमास से वो जगह छीन ली जहां से वो गाजा पट्टी से जुड़े फैसले करता था।
जिसके बाद इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गलांत का बयान आया कि हमास के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इजरायल की सेना को रोक सके, क्योंकि इजरायल की सेना खुफिया जानकारी के मुताबिक प्लान को अंजाम दे रही है और जमीन, आसमान और समंदर के रास्ते उसकी सेनाएं अपने मिशन को कामयाब बना रही हैं, जिससे उत्तरी गाजा में हमास की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। कम से कम इजरायल तो यही कह रहा है। यही नहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री ने तो खुलकर बोल दिया कि यह जंग तब तक चलेगी जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता। नेतन्याहू ने यह बयान किया जब वो दक्षिणी इजरायल में सेना के जवानों से मिलने पहुंचे और वहां पहुंचकर नेतन्याहू ने अपनी सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। गाजा पट्टी में घुसने के लिए तैयार बैठी सेना की इस टुकड़ी से नेतन्याहू ने लंबी बातचीत की, उनकी तैयारियां देखी और फिर उन्हें यह बता दिया कि हमास से इजरायल की जंग तब तक चलेगी जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिट जाता। इजरायल की सेना का गाजा में हमास की अल कसाम ब्रिगेड से सामना हो रहा है और हमास के लड़ाकों की ये टुकड़ी गुरेला वॉर में माहिर है। पिछले हफ्ते उन्होंने इजरायल की सेना से भिड़ने का वीडियो भी जारी किया था। यानी इजरायल के सैनिकों को हमास से कड़ी चुनौती मिल रही है। लेकिन इसी कठिन चुनौती के बीच इजरायल की गोलानी ब्रिगेड गाजा में हमास की संसद में घुस गई और उस तस्वीर के जरिए दुनिया को बताया कि गाजा में हमास की संसद पर इजरायल का कब्जा हो चुका है। गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों के इस कारनामे पर इजरायल की सरकार ने उनकी पीठ भी थपथपाई, क्योंकि पैदल सैनिकों की इस टुकड़ी ने ऐसा कर दिखाया कि हमास की जड़ें ही कमजोर हो गईं। क्योंकि इजरायल की गोलानी ब्रिगेड के लड़ाकों ने हमास की संसद में झंडा फहराया। गोलानी ब्रिगेड पैदल सैनिकों की टुकड़ी है जिसने 1948 के बाद इजरायल के लिए कई युद्ध लड़े, जिनमें 1956 की जंग भी शामिल है, जिसमें इजरायल की गोलानी ब्रिगेड जॉर्डन, लेबनान और मिस्र से भिड़ गई। लेबनान और इजरायल की पहली जंग में भी गोलानी ब्रिगेड की बड़ी भूमिका थी और हमास और इजरायल की जंग में भी गोलानी ब्रिगेड ने बड़ा रोल निभाया और 16 साल बाद हमास को उसकी संसद से निकालने का इंतजाम कर डाला, जिसके बाद इजरायल ने दावा किया कि हमास की गाजा पर पकड़ कमजोर पड़ रही और 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि इजरायल की सेना ने हमास की कई टुकड़ियों को खत्म करने का दावा किया, जो इजरायल से जंग लड़ रहे हमास के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि इजरायल ने दावा किया कि उसने उत्तरी गाजा में हमास की 24 बटालियनों में 10 की ताकत खत्म कर दी। इजरायल की सेना के मुताबिक जंग की शुरुआत में हमास ने अपने 30,000 लड़ाकों के साथ युद्ध शुरू किया था और हमास के लड़ाकों को 24 बटालियनों में बांटा गया था, जिनमें 10 को इजरायल की सेना ने कमजोर करने का दावा किया। यानी इजरायल ने डंके की चोट पर संकेत देने शुरू कर दिए कि वो उत्तरी गाजा में जीत के करीब पहुंच चुका है, या यूं कहें कि इजरायल का गाजा को 2 टुकड़ों में बांटने का प्लान सफल होने लगा। क्योंकि इजरायल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर भाग रहे हैं, जबकि इससे पहले इजरायल ने गाजा के आम लोगों को उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा में जाने की सलाह दी थी, जिसके लिए इजरायल ने ह्यूमन कॉरिडोर तक बनाया था, जिनसे होकर गाजा के आम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर गए। लेकिन इजरायल ने दावा किया कि अब हमास के लड़ाके भी दक्षिण की ओर भाग रहे हैं, यानी गाजा को 2 टुकड़ों में बांटकर जंग लड़ने का प्लान कामयाब होता दिखा। क्योंकि इजरायल जंग के पहले दिन से कह रहा है कि गाजा के आम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर चले जाएं। माना जा रहा है कि ऐसा इजरायल ने सोचे समझे प्लान के तहत किया, क्योंकि उत्तरी गाजा की सीमा इजरायल से लगती है, जबकि दक्षिणी गाजा की सीमा इजरायल से नहीं बल्कि मिस्र से लगती है और रफा बॉर्डर यहीं पर है, जहां से गाजा के आम लोगों तक राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है। और इजरायल ने बार बार यह जताया कि उसका दक्षिणी गाजा में बमबारी करने का कोई इरादा नहीं है, जिससे धीरे धीरे यह लगने लगा कि इजरायल के हमले से जो नुकसान होगा वो उत्तरी गाजा में ही होगा, क्योंकि इजरायल की सेना ने खुद बयान दिया था कि वो उत्तरी गाजा में हमास का सफाया करेगी और दक्षिण में घायलों की मदद करेगी। जिसका मतलब यह हुआ कि दक्षिणी गाजा में बम नहीं बरसेंगे, जिससे ये संकेत मिलने शुरू हो गए कि इजरायल जंग के बाद उत्तरी गाजा पर अपना अधिकार जताना शुरू करेगा और दक्षिणी गाजा में फिलिस्तीन की सरकार का शासन होगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिलिस्तीन का नक्शा 5वीं बार बदल सकता है, क्योंकि 1917, 1948, 1967 और 1993 में फिलिस्तीन का नक्शा बदल चुका है और एक बार फिर ऐसा ही होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि इजरायल का पूरा फोकस उत्तरी गाजा पर है। और अब तो उसने उत्तरी गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर लिया है, यानी हमास की कमर ही तोड़ दी है, क्योंकि संसद के हाथ से निकलने के बाद हमास के हाथ से गाजा की सत्ता भी निकल सकती है। या यूं कहें कि उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखी। उसने जो नया दावा किया उससे तो ऐसा ही लगा, मतलब ये हुआ कि उत्तरी गाजा हमास के हाथ से निकल सकता है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इजरायल की सेना शिफा अस्पताल में घुसने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है।
वहां इजरायल की फौज ने पिछले 2 दिनों से टैंकों की मदद से डेरा डाल रखा है। हमास के लड़ाकों के साथ वहां जोरदार जंग भी छिड़ी है। लेकिन अब खबर है कि इजरायल की सेना किसी भी वक्त शिफा अस्पताल के अंदर घुस सकती है। खबर के मुताबिक शिफा अस्पताल को घेर कर बैठे इजरायल के जवान आदेश का इंतजार कर रहे हैं, यानी आदेश मिलते ही हमास का कमांड सेंटर बताए जाने वाले शिफा अस्पताल पर धावा बोल दिया जाएगा। नीरज हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं इजरायल से। नीरज, तो ये सीधा धावा बोलने की तैयारी है? जी किशोर, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आईडीएफ अब कभी भी अल शिफा अस्पताल के अंदर घुस सकती है। दरअसल पिछले कई दिनों से बार बार ये आईडीएफ की तरफ से दोहराया गया कि हमास का जो हेडक्वार्टर है वो अल शिफा अस्पताल के अंदर है और पूरे अस्पताल को आईडीएफ के जवानों ने चारों तरफ से घेर रखा है। टैंक और के जरिए, टैंक भी हैं और सोल्जर भी हैं, फुट सोल्जर भी हैं जिन्होंने घेर रखा है। दूसरी आर्मी व्हीकल के जरिए पूरे अस्पताल को घेर रखा है। हालांकि बीच बीच में ऑपरेट भी करते हैं अस्पताल के परिसर में जाके आईडीएफ के जवान, लेकिन पूरी तरह से घुसने के लिए आईडीएफ के जवान तैयार हैं, टैंक तैयार है। देखना होगा कि कितना वक्त लगेगा। बीच बीच में हमास के आतंकियों के साथ आईडीएफ की जवानों की फायरिंग भी होती है, हमला भी किया जाता है। लेकिन अब कभी भी जिसे हमास का हेडक्वार्टर बताया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से, वहां ये लोग घुस सकते हैं। शुक्रिया नीरज आपका। शिफा अस्पताल की तरह इजरायल के निशाने पर गाजा के कई दूसरे अस्पताल भी हैं, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास ने गाजा के अस्पतालों के नीचे अपने कमांड सेंटर बना रखे हैं। और अपने इस दावे के समर्थन में इजरायल ने इससे जुड़े कुछ वीडियो भी जारी किए। लेकिन अस्पतालों पर हमला करने की वजह से इजरायल दुनिया के कई देशों के निशाने पर आ चुका है। हालांकि इजरायल अपनी बात पर अड़ा रहा कि हमास गाजा पट्टी के अस्पतालों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल ये दावा करता है कि हमास के ज्यादातर कमांड सेंटर गाजा के अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में ही मौजूद हैं। अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए इजरायल की सेना ने पहली बार एक वीडियो जारी किया। इसके जरिए एक बार फिर आरोप लगाया गया कि हमास के लड़ाके अस्पतालों की आड़ में आतंक की फैक्ट्री चला रहे हैं। This kind of gear is a gear for a major fight. इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में अपने सैन्य ऑपरेशन के दौरान जो वीडियो जारी किया वो रंतीसी अस्पताल का बताया गया, जहां सिर्फ बच्चों का ही इलाज किया जाता है। लेकिन इजरायल का दावा है कि ये अस्पताल सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि वहां हमास का बहुत बड़ा ठिकाना था। इजरायल की सेना जब उस अस्पताल के बेसमेंट में पहुंची तो उसे वहां हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। वहां इस तरह के कुछ और भी कमरे मिले जिनमें बड़ी संख्या में हथियार रखे गए थे। और उन्हीं हथियारों को दिखाकर इजरायल ने पूरी दुनिया के सामने हमास की हकीकत सामने लाने की कोशिश की, क्योंकि बच्चों के अस्पताल के नीचे मौजूद हमास के ठिकाने से इतने हथियार मिले जिन्हें देखकर यह लगा कि हमास ने दिनों तक जंग लड़ने की तैयारी की हुई थी, जिसके लिए उसने अस्पताल के नीचे एक अलग दुनिया बना रखी थी। इजरायल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके हमला करने के बाद इन्हीं सुरंगों में छिप जाते थे, क्योंकि उन सुरंगों को इस तरह से बनाया गया था कि बम या मिसाइलों के वार से भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। यही नहीं, हमास के लड़ाके इस फिराक में थे कि इजरायल की सेना दूसरे देशों के दबाव में आकर अस्पतालों पर हमला नहीं करेगी, जिससे वो लंबे वक्त तक वहां छिपे रह सकते थे। लेकिन नेतन्याहू के सैनिकों ने उनके इस प्लान पर पानी फेर दिया। और इसके अलावा इजरायली सैनिकों को रंतीसी अस्पताल के नीचे कुछ मोटरसाइकिलें भी मिली। दावा किया गया कि इन्हीं मोटरसाइकिलों के जरिए हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर वाले दिन इजरायल के अलग अलग शहरों में दाखिल हुए थे, जहां उन्होंने भयंकर खूनी खेल खेला था। इजरायल के मुताबिक वहां से लौटकर लड़ाकों ने अपनी मोटरसाइकिलें इन्हीं सुरंगों में छिपा दी थी, ताकि दुनिया को उनकी असलियत का पता न चल सके। लेकिन इजरायल की सेना जब उत्तरी गाजा के रंतीसी अस्पताल में पहुंची तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां हमास ने हथियारों का गोदाम बना रखा था। उन हथियारों को देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि बच्चों के अस्पताल के नीचे गोला बारूद और खतरनाक हथियार छिपाकर रखे गए थे। यही नहीं, इजरायल की सेना को वहां से आत्मघाती हमला करने में इस्तेमाल होने वाली कई जैकेट भी मिली। दावा किया गया कि उन जैकेट के जरिए हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर आत्मघाती हमला करने वाले थे। इसके अलावा वहां से ग्रेनेड और बड़ी संख्या में दूसरे हथियार भी बरामद किए गए। हालांकि इजरायल के मुताबिक उसके वहां पहुंचने से पहले ही हमास के लड़ाके वहां से भाग चुके थे। दावा है कि रंतीसी की तरह ही उत्तरी गाजा के कई दूसरे अस्पताल भी हमास के हथियारों से भरे हैं। और यही वजह है कि इजरायल लगातार गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रहा है। उत्तरी गाजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल पर तो पिछले कई दिनों से भीषण बमबारी हो रही है, क्योंकि इजरायल की फौज शिफा अस्पताल में बड़ा ऑपरेशन चला रही है। पिछले कई दिनों से इस अस्पताल को घेर कर खड़ी इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। एक दिन पहले ही उसने शिफा अस्पताल पर बम बरसाकर हमास के खूंखार कमांडर अहमद सय्याम को ढेर करने का दावा किया।
अहमद सय्याम पर आरोप था कि उसने अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचाने के लिए करीब 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था। शिफा अस्पताल में इजराइल एक दिन पहले यह कार्रवाई कर ही रहा था कि गाजा के अल कुद्स अस्पताल में भी उसकी सेना पर हमला हो गया। हालांकि जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हमास के 21 लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर दिया और इजराइल के मुताबिक इन्हीं कारणों से उसके निशाने पर गाजा के सभी अस्पताल हैं, क्योंकि हमास ने उनके नीचे ठिकाने बनाकर अपने लड़ाकों को बचाने की पूरी तैयारी की हुई है। हालांकि इजराइल पर अस्पतालों को निशाना न बनाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू कई बार ये साफ कर चुके हैं कि उनका अभियान हमास के सफाये तक जारी रहेगा। और इजराइल की उस मुहिम में अमेरिका ने एक बार फिर उसका साथ देने का भरोसा जताया। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी ये मान रही हैं कि गाजा के अस्पतालों के नीचे हमास ने कई कमांड सेंटर बना रखे हैं, जहां से इजरायली सेना पर लगातार हमला किया जा रहा है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक इजराइल के इस दावे पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी मोहर लगा दी। दावा है कि अमेरिका ने भी ये मान लिया है कि हमास अस्पतालों की आड़ में जंग लड़ रहा है। यही नहीं, दावा तो यह भी है कि अमेरिका ने शिफा अस्पताल को भी हमास का कमांड सेंटर बताया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ये मांग की कि गाजा के अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जान खतरे में न पड़े। उन्होंने इजराइल से अपील की कि वो मरीजों की सुरक्षा पर आंच न आने दे। और बाइडेन ने उम्मीद जताई कि इजराइल अपने सैन्य ऑपरेशन से आम नागरिकों को दूर रखेगा। वो निर्दोष लोगों की जान बचाते हुए हमास के लड़ाकों का सफाया करेगा। असल में अमेरिका इजराइल की मदद करने के साथ ही अपने उन नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है जो 7 अक्टूबर के बाद से ही हमास के कब्जे में है। लेकिन हमास ने इजराइल के उस दावे को ही नकार दिया जिसमें शिफा अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर बताया गया। हमास ने तो इजराइल पर शिफा अस्पताल के मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलने का आरोप लगाया और इसी झूठ का सहारा लेकर वो लगातार शिफा अस्पताल को निशाना बना रहा है। हमास ने अस्पताल के नीचे कमांड सेंटर होने के इजराइल के दावे को एक प्रोपेगेंडा करार दिया। हमास के मुताबिक इजराइल के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है। इसके साथ ही हमास ने यह भी साफ किया कि गाजा के लोगों को शील्ड बनाकर रखने का इजराइल का आरोप भी झूठा है। उसके मुताबिक इजराइल ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसके फैलाए झूठ पर भरोसा करके फिलिस्तीन के लोग भी हमास के खिलाफ हो जाएं। हमास ने ये दावा भी किया कि से कई बार कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से शिफा अस्पताल का दौरा करने की अपील भी की गई, लेकिन किसी भी संस्था की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन इस बीच इजराइल की सेना ने गाजा के रंतीसी अस्पताल के नीचे बने हमास के कमांड सेंटर में न सिर्फ हथियार बल्कि कई बंधकों के मौजूद होने का दावा कर दिया। इजराइल के मुताबिक हमास ने 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों में कुछ को इसी कमांड सेंटर में रखा था। इजराइल की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें बंधकों के वहां रखे जाने के कई सबूत नजर आए। इजराइल की सेना ने दावा किया कि गाजा में बच्चों के एक अस्पताल के नीचे उन्हें हमास का बहुत बड़ा ठिकाना मिला, जहां एक दो नहीं बल्कि कई कमरे बने थे। और इजराइल के मुताबिक हमास ने उन्हीं कमरों में कुछ बंधकों को छिपा कर रखा था। इजराइल की सेना ने जो वीडियो जारी किया उसमें चारों तरफ बंधकों का सामान बिखरा नजर आया। इसके साथ ही वहां एक कुर्सी और उसके पास ही एक रस्सी पड़ी दिखी, जिसके आधार पर इजराइल की सेना ने यह दावा किया कि हमास के लड़ाकों ने बंधकों को बांध कर रखने के लिए उनका इस्तेमाल किया होगा। इजराइल की सेना का दावा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के बाद हमास जिन बंधकों को उठाकर गाजा लाया था उन्हें ऐसे ही बेसमेंट में रखा गया ताकि इजराइल की फौज बंधकों तक न पहुंच पाए। लेकिन इजराइल की फौज रंतीसी अस्पताल में मौजूद हमास के उस ठिकाने तक पहुंच गई जहां कई दिनों तक बंधकों को कैद करके रखा गया था। इजराइल की सेना ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया, जिसके आधार पर इजराइल की सेना ने उस बेसमेंट में कुछ बंधकों की मौजूदगी का दावा किया। रंतीसी अस्पताल के नीचे बनी बेसमेंट का जो वीडियो सामने आया उसमें एक वॉशरूम और एक छोटा सा किचन भी दिखा, जो सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि हमास के लड़ाके लंबे वक्त तक उन बंधकों को वहां कैद करके रख सकें। इसके अलावा वहां की खाली दीवारों पर पर्दे भी लगे दिखे। इजराइल की सेना का दावा है कि हमास के लड़ाके उन्हीं पर्दों के आगे बैठकर बंधकों के वीडियो बनाते थे, ताकि जब वो उन बंधकों का वीडियो जारी करें तो कोई उनके ठिकानों को पहचान न पाए और वो इजराइल की फौज की नजरों से बच सकें। लेकिन इजराइल ने दावा किया कि उसने हमास की इस चाल को कामयाब होने नहीं दिया। मतलब हमास की लाख कोशिश के बावजूद इजराइल की सेना हमास के उस ठिकाने तक पहुंची गई जहां बंदूकों को कैद करके रखा गया था, जिसके बाद इजराइल की सेना ने उस बेसमेंट में बंदूकों को छिपाए जाने के कई सबूत भी पेश किए और दावा किया कि हमास उनके बंदूकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल की सेना ने उस बेसमेंट का जो वीडियो जारी किया उसमें एक लिस्ट नजर आई जिसमें अरबी में लिखा था, हम इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं।
7 अक्टूबर यानी इजराइल पर हुए हमास के हमले की तारीख से शुरू हुई उस लिस्ट में हमास के कई लड़ाकों के नाम लिखे हुए थे, जिनकी अलग अलग शिफ्ट लगी हुई थी। इजराइल की सेना का दावा है कि बंधकों की निगरानी के लिए हमास के लड़ाकों की ड्यूटी लगाई गई थी और जब भी कोई लड़ाका अपनी शिफ्ट में आता था तो वो उस लिस्ट में अपना नाम लिखता था और शिफ्ट खत्म होने तक बंधकों पर नजर रखता था। और इसमें सिर्फ इजराइल के आम लोग नहीं थे, बल्कि इजराइल ने दावा किया कि हमास ने इजराइल की सेना की 19 साल की एक सैनिक को भी कब्जे में रखा हुआ था। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले के बाद हमास के लड़ाके कई लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिनमें एक महिला सैनिक की पहचान की गई। इजराइल की सेना ने दावा किया कि 19 साल की इजरायली सैनिक नोआ मार्सियानो हमास की कैद में मौजूद है। ये पहली बार हुआ जब इजराइल ने हमास की कैद में मौजूद किसी बंधक की पहचान की है। दरअसल हमास की तरफ से उस महिला सैनिक का एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें उसने अपना नाम और पहचान बताई और कहा कि वो पिछले कई दिन से हमास की कैद में है। जिसके बाद उस महिला सैनिक के परिवार से संपर्क किया गया और उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब आखिरी बार उनकी बात नोआ मार्सियानो से हुई थी और तब उसने कहा था कि वो हमास की गोलीबारी से बचने के लिए एक रेफ्यूजी कैंप में छिपी है और इसके बाद से उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन हमास दावा कर रहा है कि इजराइल जिस सैनिक के बंधक होने का आरोप लगा रहा है उसकी मौत हो चुकी है और हमास के मुताबिक उसकी मौत के लिए कोई और नहीं बल्कि इजराइल ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमास के मुताबिक उस सैनिक की मौत इजराइल की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक की वजह से ही हुई, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से ही गाजा में इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ताकि वो हमास का एक एक ठिकाना तबाह कर सके। लेकिन हमास का दावा है कि इजराइल के इन हमलों से सिर्फ हमास को ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि उसके बंधकों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। और हमास का दावा है कि इजराइल के ऐसे ही एक हमले में उस महिला सैनिक नोआ मार्सियानो की मौत हो गई। हमास का आरोप है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीज फायर से इनकार कर दिया और इसी वजह से उस महिला सैनिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब हमास ने किसी बंधक के मारे जाने का दावा किया। इससे पहले भी हमास कई बार इजराइल के हमलों में कई बंधकों के मारे जाने का दावा कर चुका है और माना जा रहा है कि हमास के इन्हीं दावों से इजराइल में मौजूद लोग बुरी तरह डर गए हैं, जिसके बाद बंधकों के परिवार वालों ने तेल अवीव से यरूशलेम तक मार्च निकाला और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बंधकों को हमास की कैद से छुड़वाने की मांग की, क्योंकि जंग के 39 दिन बाद भी इजराइल अपने बंधकों को हमास की कैद से आजाद नहीं करवा पाया। ऐसे में उन बंधकों के परिवार वालों ने तेल अवीव से यरूशलेम तक मार्च निकाला और बंधकों की जल्द रिहाई की मांग की। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई और जो बंधक गाजा में हमले के दौरान मारे गए उनके लिए प्रार्थना भी की गई। इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाके इजराइल से 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिसके बाद इजराइल ने कई बार उन बंधकों की रिहाई की मांग की, लेकिन हमास बिना शर्त किसी भी बंधक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि खबर है कि अब हमास ने इजराइल के सामने बंधकों की रिहाई के लिए एक प्रस्ताव रखा है। गाजा में जारी आर पार की जंग के बीच हमास इजराइल से बंधक बनाए गए 70 बंधकों की रिहाई के लिए राजी हो गया है, लेकिन इसके लिए हमास ने इजराइल के सामने एक शर्त रख दी। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो गाजा में 5 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार होंगे तो वो उनके 70 बंधकों को रिहा कर देगा, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। इसके साथ ही हमास ने यह भी कहा कि इस युद्ध विराम के दौरान इजराइल गाजा पहुंचने वाली किसी भी तरह की मानवीय मदद को नहीं रोकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल अगर हमास की इस शर्त को मानने को तैयार हो गया तो उसके 70 बंधक आजाद हो जाएंगे। हालांकि इजराइल की तरफ से अब तक हमास के इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं आया। बड़ी खबर जंग में हमास के कमांडरों से जुड़ी हुई है। इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने एक दिन में गाजा में हमास के 5 टॉप कमांडरों को मार गिराया, जिसमें खान यूनिस बटालियन का एक कमांडर भी शामिल है। बताया गया कि सेना ने खान यूनिस बटालियन में एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख याकूब अशूर के ठिकाने पर ताबड़तोड़ बमबारी की और उसे नेस्त नाबूद कर दिया। इजराइल के मुताबिक जंग की शुरुआत से ही उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसी शिन बेत याकूब अशूर की तलाश में जुटी थी, क्योंकि उस पर इजराइल पर हुए भीषण हमलों की प्लानिंग करने का आरोप था और इसलिए गाजा में घुसी नेतन्याहू की सेना हमास के कमांडरों पर मौत बनकर बरस रही है, क्योंकि इजराइल अब हमास को खत्म करने की कसम खा चुका है। इसलिए उसकी फौज गाजा में हमास के बचे हुए ठिकानों को भी तबाह करने में जुटी है, ताकि हमास को हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाया जा सके। इजराइल की सेना गाजा में सिर्फ उसके लड़ाकों को मौत के घाट में उतार रही है, बल्कि वहां उसके टॉप कमांडरों को फंसाने के लिए अपना जाल बिछा रही है, जिससे कि जंग में इजराइल के खिलाफ हमास की प्लानिंग को फेल किया जा सके। असल में हवाई हमले और ग्राउंड ऑपरेशन कर इजराइल की सेना पहले ही गाजा को पूरी तरह घेरने का दावा कर चुकी है, लेकिन अब वो हमास के दिमाग पर कब्जा करना चाह रही है। इजराइल के खिलाफ
रही साजिश को अंजाम देने से पहले ही रोका जा सके। क्योंकि सोची समझी रणनीति के तहत ही हमास इजरायल पर पलटवार कर रहा है, इसलिए हमास को चला रहे टॉप कमांडरों के ठिकाने पर ही इजरायल की फौज लगातार हमले कर रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इजरायल ने अगर उसके सभी टॉप कमांडरों को मार गिराया तो उसके लड़ाके जंग में कुछ नहीं कर पाएंगे, जिन्हें इजरायल की सेना चुटकियों में ढेर कर सकती है। इसलिए इजरायल की सेना ने हमास के टॉप कमांडर याकूब अशूर को मार गिराने का बड़ा दावा कर दिया। बताया कि वो खान यूनिस बटालियन में एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का प्रमुख था, जिसकी तलाश में इजरायल की फौज और उसकी सुरक्षा एजेंसी शिन बेत घात लगाए बैठी थी। लेकिन हमास के टॉप कमांडर याकूब अशूर का पता चलते ही इजरायल की सेना कहर बनकर टूट पड़ी और गाजा में उसके ठिकाने पर लड़ाकू विमानों से जोरदार एयर स्ट्राइक कर दी। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि याकूब अशूर की देखरेख में ही खान यूनिस बटालियन के लड़ाकों ने उसकी सेना के टैंकों को निशाना बनाया, क्योंकि वो एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का प्रमुख था, जो हमास की खान यूनिस बटालियन में लड़ाकों की भर्ती भी करवाता था। असल में दक्षिणी गाजा में खान यूनिस एक इलाका है जो चरमपंथी संगठन हमास का गढ़ माना जाता है, और खान यूनिस इलाके पर जंग की शुरुआत से ही इजरायल की सेना कड़ी नजर बनाए हुए, क्योंकि दावा है कि वहां बैठे हमास के टॉप कमांडर अपने खूंखार लड़ाकों को इजरायल पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। जिससे भड़की इजरायल की सेना ने 24 घंटे में हमास के टॉप कमांडर याकूब अशूर समेत कुल 5 कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया। माना जा रहा है कि ये पांचों कमांडर युद्ध की शुरुआत से ही इजरायल के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे, लेकिन इजरायल की सेना ने भीषण हवाई हमलों में उनका सफाया कर दिया। बताया गया कि खान यूनिस बटालियन में एंटी टैंक यूनिट के प्रमुख याकूब अशूर के अलावा हमास के 4 और टॉप कमांडरों को मार गिराया गया, क्योंकि अपने इन कमांडरों के सहारे ही हमास इजरायल के खिलाफ साजिश रच रहा था। लेकिन हमास को जड़ से उखाड़ने की कसम खा चुका इजरायल अब झुकना नहीं चाहता, इसलिए उसने हमास की खुफिया एजेंसी के प्रमुख को भी मार गिराने का दावा कर दिया। इसके साथ ही वहां बेत लाहिया बटालियन के कमांडर को भी ढेर करने का दावा किया, जिस पर हमास की खुफिया एजेंसी के प्रमुख के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ लड़ाकों को तैनात करने का आरोप है। जबकि गाजा में इजरायल की ताबड़तोड़ कार्रवाई में हमास की रफा ब्रिगेड का प्रमुख और एक दूसरा टॉप कमांडर भी मारा गया। जबकि एक रोज पहले ही इजरायल ने बड़ी कामयाबी का दावा करते हुए 1000 लोगों को बंधक बनाने के आरोपी कमांडर को भी मार गिराया था, क्योंकि अपने खूंखार कमांडरों के दम पर ही हमास इजरायल को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसकी कमर तोड़ने के लिए इजरायल के सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं। इजरायल की सेना ने दावा किया कि अहमद सियाम हमास का बड़ा कमांडर था और वो हमलों के दौरान बेकसूर लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता था। आरोप है कि उसने गाजा के रंतीसी अस्पताल में भर्ती मरीजों को ही बंधक बना लिया था। इतना ही नहीं, अहमद सियाम ने उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर जा रहे लोगों को भी रोकने की कोशिश की। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा है कि वो बेगुनाह लोगों की आड़ में इजरायली सैनिकों के हमले से खुद को बचा रहा था, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक लोगों के बीच खुद को सुरक्षित नहीं रख पाया और इजरायल की फौज ने उसकी हत्या करने का दावा कर दिया, जो इजरायल के लिए बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। दावा किया गया कि अहमद सियाम हमास की नासिर रदवान बटालियन का कमांडर था और अपनी जान बचाने के लिए रंतीसी अस्पताल में खुद को छिपाए बैठा था। लेकिन हमास के दुश्मन इजरायल की सेना ने कमांडर अहमद सियाम को मार डालने का दावा कर दिया। इतना ही नहीं, जंग की शुरुआत से अब तक इजरायल हमास के करीब 70 कमांडरों को ढेर करने का दावा कर चुका है, क्योंकि सुरंगों की आड़ में छिपे हमास के कमांडर ही इजरायल की सेना के लिए मुसीबत बने हुए हैं। लेकिन इजरायल जंग के मोर्चे पर एक कदम भी पीछे हटाना नहीं चाहता। उसकी सेना एक एक कर हमास के टॉप कमांडरों को उनकी जाल में फंसाकर उन्हें ढेर करने में जुटी है, क्योंकि हमास को खत्म करना इतना आसान नहीं। ऐसे में इजरायल समझ चुका है कि अगर दुनिया से हमास का नामोनिशान मिटाना है तो उसके लड़ाके नहीं बल्कि उसके टॉप कमांडरों को सबसे पहले ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि टॉप कमांडर ही हमास के प्रमुख इस्माइल हनिया और दूसरे बड़े नेताओं की इजरायल के खिलाफ जंग में रणनीति बनाने में मदद कर रहे हैं, जिनकी हत्या करने के लिए इजरायल ने एक लिस्ट भी तैयार कर रखी है, जिसमें शामिल करीब 70 कमांडरों को मारने का दावा किया गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच तेज हो रही जंग पर इजरायल की फौज ने दावा किया है कि उसने 7 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह के 200 लड़ाकों को ढेर कर दिया है। हालांकि इन आंकड़ों पर हिजबुल्लाह और इजरायल आमने सामने हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल की सेना के आंकड़ों को गलत बताया और इजरायल के हमलों में सिर्फ 70 लोगों की मौत होने की बात मानी। गाजा पट्टी में इजरायल की फौज का ऑपरेशन शुरू होने के बाद से ही इजरायल की उत्तरी सीमा पर तनाव है। यही वो सीमा है जो लेबनान से लगती है और इसी सीमा से हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मिसाइलें इजरायल के लिए चुनौती बनी हुई हैं। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेबनान से। जावेद, तो अब क्या पता चल रहा है?
जी किशोर, देखिए इजराइल की सेना की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 200 लड़ाकों को मार गिरा है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं किशोर, आपको बता दें कि उसमें करीब 70 लोगों की अब तक मौत हुई है, जिसमें करीब 64 हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से उन लड़ाकों की तस्वीरें और नाम जारी किए जाते हैं जो इजराइल के साथ जंग में मारे गए हैं। पूरा जो इजराइल लेबनान बॉर्डर है वो जंग का मैदान बना हुआ है। यकीनन जो जंग है वो बहुत भीषण हो रही है इस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, और लड़ाके भी मारे जा रहे हैं हिजबुल्लाह के, लेकिन जो दावा इजराइल ने किया है उसको पूरी तरह से हिजबुल्लाह ने गलत बताया है। जी, और अब तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक साथ कई हमले कर इजराइल के कुछ शहरों को दहलाने का दावा भी कर दिया, यानी एक साथ 2 मोर्चों पर इजराइल की लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अचानक इजराइल के कई शहरों को भीषण हमलों से दहला देने का दावा किया। लेबनान का यह चरमपंथी संगठन पिछले कई दिनों से इजराइल को युद्ध की धमकी दे रहा था, जिसके जवाब में इजराइल की सेना भी लगातार लेबनान में उसके ठिकानों को निशाना बना रही है। इस बीच हिजबुल्लाह ने हमले के कई वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने कई इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। दावा है कि यह हमला इजराइल के नेतुआ इलाके में किया गया, जो लेबनान की सीमा के नजदीक बसा है। हिजबुल्लाह ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कुछ इजरायली सैनिक गश्त लगाते दिखाई दिए। तभी उन पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रॉकेट बरसा दिए। इस हमले से वहां हड़कंप मच गया। दावा है कि कई इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस जगह हमला हुआ वहां कुछ ही में इजरायली सेना की एक गाड़ी नजर आई, जो घायल सैनिकों की मदद के लिए वहां पहुंची थी। और इसी तरह हिजबुल्लाह ने इजराइल के कुछ दूसरे इलाकों में भी रॉकेट बरसाने का दावा किया, लेकिन इन ताबड़तोड़ हमलों से नेतन्याहू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी धमकी दे दी। नेतन्याहू ने 2 टूक कहा कि इजराइल पर हमला कर हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है और इसके जवाब में इजराइल उसे जलाकर खत्म कर देगा। नेतन्याहू के मुताबिक उनकी सेना ने हमास को खत्म करने के लिए अपनी ताकत का थोड़ा ही इस्तेमाल किया है और उसी से गाजा पट्टी में इतनी बड़ी तबाही मच चुकी है। ऐसे में अगर इजरायली सेना ने अपनी पूरी ताकत हिजबुल्लाह के खिलाफ लगा दी तो उसका नामो निशान तक मिट जाएगा। खबर है कि लेबनान की सीमा के नजदीक अपने एक सैन्य अड्डे का दौरा कर नेतन्याहू ने ये चेतावनी दी। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री भी हिजबुल्लाह को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो लेबनान की राजधानी बेरूत को भी गाजा की तरह बना दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि इजरायली सेना गाजा की तरह ही बेरूत पर भी बमों और मिसाइलों की बारिश कर सकती है। और नेतन्याहू की इस धमकी के बाद इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर हमले तेज कर दिए। इजराइल की तरफ से इन हमले के कुछ वीडियो भी जारी किए गए, जिनमें एक वीडियो में इजरायली सेना लेबनान के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें बरसाती नजर आई। दावा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। इजराइल की मिसाइलें एक रिहायशी इलाके के नजदीक गिरती दिखाई दी। यही नहीं, इजराइल के लड़ाकू विमानों ने भी दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर बमबारी की। इजराइल भले ही हिजबुल्लाह को सबक सिखाने में जुटा है, लेकिन ये बात उसे अच्छी तरह पता है कि हिजबुल्लाह और हमास की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास किसी देश की सेना की तरह ही लड़ाकों की फौज है और उसके हथियारों के गोदाम में लाखों रॉकेट, बम और मिसाइलें होने का दावा किया जाता है। यही नहीं, एक दिन पहले ये खबर भी सामने आई कि उसे रूस ने अपनी एंटी टैंक मिसाइलें भेज दी हैं। यानी हिजबुल्लाह इतना मजबूत हो चुका है कि उससे भिड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि माना जाता है कि हिजबुल्लाह के साथ पहले से ही ईरान जैसा ताकतवर देश खड़ा है और अब तो उसे रूस से भी खतरनाक हथियार मिल चुका है, जिसने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। ऐसे में अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जंग को आगे बढ़ाया तो उसके लिए भी भारी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह से जंग छिड़ने के बाद ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा। वो भी अपनी ताकत, सेना और घातक हथियारों के साथ उस जंग में कूद सकता है। इसी वजह से इजराइल के लिए हिजबुल्लाह ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। वो लगातार लेबनान की सीमा के नजदीक बसे इलाकों में अपने सैन्य अड्डों को मजबूत करने में जुटा है। इजराइल और लेबनान की सीमा पर बसे इसी तरह के एक इलाके में न्यूज़ 18 की टीम पहुंच गई। हालांकि वो इलाका बेहद खतरनाक बन चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से वहां लगातार हमले किए जा रहे हैं। उन हमलों से बचने के लिए इजराइल की सेना वहां बंकरों का इस्तेमाल कर रही है। इन बंकरों का इस्तेमाल आर्टिलरी के लिए किया जाता है, आईडीएफ के जवान करते हैं। यही नहीं, इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया। बड़ी खबर है इजराइल पर परमाणु हमले की आशंका से जुड़ी। खबर है कि परमाणु हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल की कैबिनेट जल्द ही परमाणु बंकर में जा सकती है। मतलब नेतन्याहू की सरकार के मंत्रियों की जान बचाने के लिए उन्हें बंकर में भेजा जा सकता है, क्योंकि इजराइल को इस बात का डर सताने लगा है कि उस पर परमाणु मिसाइल दागी जा सकती है,
जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि इजरायल पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा। यह आशंका काफी पहले से जताई जा रही थी कि अगर इजरायल और हमास के बीच जारी जंग खिंची तो इसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत भी आ सकती है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट को यरूशलेम में मौजूद अंडरग्राउंड बंकर में भेजने का मन बना लिया। ये वही बंकर हैं जिन्हें इजरायल की सेना ने बड़े से बड़े हमले के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए बनाया था। और अब जब इजरायल पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है तो यह माना जा रहा है कि नेतन्याहू जल्द ही इन्हीं बंकरों में पूरी की पूरी कैबिनेट को भेजने का फैसला ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इन बंकरों को यरूशलेम में मौजूद पहाड़ियों के बीच बनाया गया है, जो इतने मजबूत हैं कि दुश्मन की तरफ से दागी गई परमाणु मिसाइल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से नेतन्याहू अपने मंत्रियों को इन्हीं बंकरों में छुपाने की प्लानिंग में है, ताकि अगर उन पर परमाणु बम से हमले की कोशिश हो तब भी इजरायल ये ना हारे। क्योंकि अगर उनकी वॉर कैबिनेट पर हमला हुआ तो फिर इजरायल के लिए इस जंग से जुड़े फैसले लेना मुश्किल हो जाएगा। और नेतन्याहू किसी भी कीमत पर अपनी वॉर कैबिनेट से समझौता नहीं करना चाहते। इसीलिए इस बात की चर्चा तेज हो गई कि वो जल्द ही अपने मंत्रियों को यरूशलेम में बनाए खुफिया बंकरों में भेज सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि इजरायल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दावा है कि इजरायल को किसी भी वक्त परमाणु हमले का शिकार होने का खतरा सताने लगा। इजरायल को डर है कि हमास की मदद कर रहे कुछ देश उसे निशाने पर ले सकते हैं और उसे बर्बाद करने के इरादे से उस पर परमाणु मिसाइल तक दाग सकते हैं। क्योंकि इजरायल और हमास के बीच जारी जंग को 1.25 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और जंग की यह आग ठंडी होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। इजरायल का आरोप है कि इसमें ईरान समेत कई मुस्लिम देश घी डाल रहे हैं और इजरायल का मानना है कि अगर हालात ऐसे रहे तो परमाणु बम की नौबत आ सकती है, जिसका अंदेशा वो पहले भी जता चुका है। इजरायल के रक्षा मंत्री तो ये ऐलान भी कर चुके हैं कि अगर हमास के हाथों में परमाणु हथियार पहुंचे तो फिर इजरायल उसका जवाब परमाणु मिसाइल से ही देगा। मतलब इजरायल को अब ये डर सताने लगा है कि गाजा में अब तक बाप से लड़ी जा रही जंग के अंत के लिए हमास परमाणु विस्फोटों का सहारा भी ले सकता है। और इजरायल का आरोप है कि हमास के इस विनाशकारी प्लान में उसका सबसे बड़ा मददगार ईरान होगा। मतलब इजरायल का मानना है कि हमास के लड़ाकों तक परमाणु हथियार पहुंचाने का काम ईरान कर रहा है। हालांकि ईरान ने अब तक ये ऐलान नहीं किया है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं या नहीं, लेकिन कुछ महीने पहले उसने ये जरूर कहा था कि वो परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी थी कि ईरान का सबसे पहला निशाना कोई और नहीं बल्कि उसका कट्टर दुश्मन इजरायल ही होगा। और उसके इस ऐलान के बाद ही इजरायल और हमास के बीच गाजा पट्टी के लिए खून खराबा शुरू हो गया, जो अब इतना बढ़ चुका है कि इजरायल और हमास दोनों ही एक दूसरे को मिटाने की कसम खा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने तो पहले ही इजरायल को अपना दुश्मन नंबर 1 बता दिया था और खुलेआम ये कह दिया था कि अगर इजरायल को तबाह करने के लिए परमाणु मिसाइल दागनी पड़ी तो भी वो पीछे नहीं हटने वाले। इसी वजह से इजरायल को ये आशंका सताने लगी कि ईरान हमास के कंधे पर परमाणु मिसाइल रखकर उसे निशाना बना सकता है। और आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि इस प्लान में सिर्फ ईरान नहीं बल्कि रूस भी हमास के साथ खड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने अब तक परमाणु हथियार बनाने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को यह लगता है कि ईरान ने चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। और अमेरिका का मानना है कि इसमें उसकी मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दुश्मन रूस है। माना जा रहा है कि रूस ने ऐसा करके यूक्रेन जंग में भेजे गए ईरान के ड्रोन का कर्जा उतारा, क्योंकि ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की काफी मदद की। और अमेरिका का आरोप है कि इसके बदले में रूस परमाणु बम बनाने में ईरान की मदद कर रहा है, जिससे इजरायल पर खतरा मंडराने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान और इजरायल एक दूसरे के खून के प्यासे माने जाते हैं और इजरायल पहले भी आशंका जता चुका है कि अगर ईरान ने परमाणु मिसाइल बना ली तो वो इजरायल पर हमला जरूर करेगा। और इजरायल का दावा है कि ईरान के इस प्लान में उसका मोहरा हमास बनेगा। इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि ईरान हमास के लड़ाकों को परमाणु हथियार से लैस करने वाला है ताकि वो इजरायल पर भीषण हमले कर सकें। और अगर ऐसा हुआ तो हमास का पहला निशाना होगी इजरायल की वॉर कैबिनेट, जिसे नेतन्याहू ने जंग से जुड़े फैसले लेने के लिए ही बनाया है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की ये वॉर कैबिनेट यरूशलेम में मौजूद इजरायल की संसद से नहीं बल्कि तेल अवीव में मौजूद उसके रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय से काम कर रही है। और जानकारी के मुताबिक इसी कैबिनेट से जुड़े लोग जंग का हर एक फैसला ले रहे हैं, जिनमें इजरायल के प्रधानमंत्री बेनिमिन नेतन्याहू, वहां के कई मंत्री और सेना के अधिकारी भी शामिल हैं। मतलब इस वक्त इजरायल का रक्षा मंत्रालय इस जंग का हॉटस्पॉट बना हुआ है और ये बात हमास के लड़ाके भी जानते हैं।
माना जा रहा है कि इसी वजह से नेतन्याहू ने इस कैबिनेट को यरूशलेम के बंकर में भेजने का फैसला किया है, ताकि अगर हमास उनके रक्षा मंत्रालय को टारगेट करे तब भी वॉर कैबिनेट को कोई नुकसान न पहुंचे। उधर अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में ही चरमपंथी संगठन हमास के नेताओं की संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में यह भी आरोप लगा कि हमास के बड़े नेताओं का लक्ष्य बदहाल गाजा की मदद करना नहीं बल्कि खुद की कमाई बढ़ाना है। और इसी रिपोर्ट के बाद चर्चा तेज हो गई कि हमास के शीर्ष नेता गाजा के लिए काम करने के बजाय अपनी जेबें भरने में लगे रहे। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के 3 नेताओं की संपत्ति कई गुना बढ़ती चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के चीफ इस्माइल हानिया और हमास के संस्थापकों में एक खालिद मशाल और तीसरे नेता अबू मरजूक की कमाई करोड़ों डॉलर हो गई, जबकि इन नेताओं के नियंत्रण वाले गाजा की करीब 23 लाख की आबादी बुनियादी जरूरत की चीजों के लिए तरसने को मजबूर है। क्योंकि गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल के हमलों के बाद तो वहाँ के हालात पहले से और बदतर हो गए। गाजा में खाना, पानी और दवाओं की भारी किल्लत हो गई। इसके साथ ही बिजली की आपूर्ति न होने से गाजा में अंधेरा छाया है। गाजा के लोग मुसीबत में जीने को मजबूर हैं। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक चरमपंथी संगठन हमास की भी कमाई अरबों डॉलर में है। और इसके बावजूद गाजा के लोगों के पास जरूरत की चीजों का अभाव है, क्योंकि हमास के बड़े नेताओं पर गाजा को आर्थिक मदद न देने का आरोप लगा। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के 3 नेताओं के पास करीब 90,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि चरमपंथी संगठन हमास की हर साल की कमाई 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के 3 नेताओं इस्माइल हानिया, खालिद मशाल और अबू मरजूक के पास 11 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास चीफ इस्माइल हानिया 33,000 करोड़ के मालिक हैं। लेकिन आरोप यह है कि इन नेताओं ने गाजा की मदद नहीं की। दावा यह भी है कि हमास के नेताओं की संपत्ति और गाजा के लोगों की पीड़ा के बीच जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि हमास के नेताओं के पास अकूत दौलत है। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमास के नेताओं का सबसे बड़ा मददगार पश्चिम एशिया का देश कतर है। इसके साथ ही ईरान और तुर्की समेत कई मुस्लिम देशों और मदद करने वाली संस्थाओं से भी हमास को आर्थिक मदद मिलती रहती है, ताकि हमास के नेता गाजा पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखें और उसकी स्थिति में सुधार कर सकें। क्योंकि बिना आर्थिक मदद के हमास के नेता कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है। लेकिन अमेरिका के अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के नेताओं का लक्ष्य कभी गाजा रहा ही नहीं, जबकि कतर की सरकार और वहां के टीवी चैनल अल जजीरा पर हमास को फंडिंग करने का आरोप लगता रहा है। कतर के अलावा अरब के कई देशों से हमास के नेताओं को वित्तीय मदद मिलती रही है। और अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान हर साल फिलिस्तीन के संगठनों को 10 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 830 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद करता है। हालांकि इजराइल और अमेरिका दोनों देश कतर से हमास नेताओं की फंडिंग बंद करने की अपील कर चुके हैं। लेकिन इन सबके बावजूद कतर न सिर्फ हमास के नेताओं को आर्थिक मदद दे रहा है, बल्कि उनमें कई नेताओं को अपने यहाँ पनाह भी दे रखी है। लेकिन अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा यह है कि इन सबसे उलट हमास के तीनों नेता कतर में रहकर फिजूल खर्ची करने में व्यस्त हैं। आरोप यह है कि हमास के नेता गाजा के लोगों की मदद करने के बजाय वहां हमलों के दौरान छिपने के लिए सुरंगें बनाने में जुटे रहे। और कतर में रहकर हमास के तीनों नेता इस्माइल हानिया, खालिद मशाल और अबू मरजूक आलीशान जिंदगी जी रहे। यही नहीं, हमास के नेता कतर की राजधानी दोहा से अपना दफ्तर भी चलाते हैं। और दावा यह किया गया कि हमास के नेताओं को कतर में ऐशो आराम की चीजें मुहैया कराई जाती हैं। इसके साथ ही तीनों नेताओं को अक्सर क्लबों में मस्ती करते हुए भी देखा गया है। यह भी दावा किया गया है कि हमास के इन तीनों नेताओं के पास तुर्की और कतर में आलीशान मकान और निजी विमान है। और जिन पैसों से हमास के नेता आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, वो पैसे गाजा की जनता के लिए हैं। मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो
रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है। ऑफिस के बाहर तुम्हारी वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। बड़ी खबर आई बंधकों के बदले हमास की एक खतरनाक शर्त से जुड़ी। खबर है कि हमास ने 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के बदले अपने एक ऐसे कमांडर को छोड़ने की शर्त रखी जिस पर 46 इजरायली नागरिकों की हत्या का आरोप है। इब्राहिम हामिद नाम का हमास का यह पूर्व कमांडर इतना खूंखार है कि सिर्फ इस एक कमांडर के बदले ही हमास सभी बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है। इब्राहिम हामिद इजराइल की जेल में बंद है और उसे चलते फिरते बम यानी आत्मघाती लड़ाकों को तैयार करने में महारत हासिल बताई जाती है। जेल जाने से पहले उसने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया था और हमास अब 240 से ज्यादा बंधकों को रिहा करने के बदले सिर्फ इब्राहिम हामिद को आजाद देखना चाहता है। यानी हमास की नई शर्त से यह समझा जाता है कि उसका कमांडर इब्राहिम हामिद उसके लिए कितनी अहमियत रखता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल हमले के बाद हमास ने इजराइल से बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के बदले पहले 5000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की मांग रखी थी, जो लंबे वक्त से इजराइल की अलग अलग जेलों में बंद है। लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद हमास ने अपनी शर्त बदलते हुए सभी बंधकों को रिहा करने के बदले सिर्फ हमास कमांडर इब्राहिम हामिद को छोड़ने की शर्त इजराइल की सरकार के सामने रख दी। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक करीब 17 साल से इजराइल की जेल में बंद हमास कमांडर इब्राहिम हामिद के हाथ सैकड़ों इजरायली लोगों के खून से सने हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नई शर्त के साथ हमास ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनके कमांडर को छोड़ने की शर्त को इजराइल नहीं मानेगा तो किसी भी बंधक को नहीं छोड़ा जाएगा। यानी इब्राहिम हामिद से कम हमास को कुछ भी मंजूर नहीं। 2006 में गिरफ्तार किए जाने से पहले इब्राहिम हामिद ने इजराइल के सीने पर इतने जख्म दिए हैं जिन्हें कोई भी इजरायली कभी भी बुला नहीं सकेगा। आरोप है कि फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई के नाम पर हमास के कमांडर इब्राहिम हामिद ने पूरे इजराइल में कत्लेआम मचा दिया था और इसी वजह से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और वहां की सेना की हिट लिस्ट में उसका नाम सबसे टॉप पर पहुंच गया था। इब्राहिम हामिद के बारे में कहा जाता है कि वो मानव बम यानी आत्मघाती हमलावर तैयार करने में माहिर है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 1980 में इब्राहिम हामिद को हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड का कमांडर बनाया गया था और वेस्ट बैंक की जिम्मेदारी दी गई थी। उसे बम बनाने और आत्मघाती हमलावर तैयार करने में महारत हासिल थी। हमले की साजिश रचने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2001 में उसे जेल से रिहा करना पड़ा। द टाइम्स इजराइल के मुताबिक जेल से रिहाई के बाद इब्राहिम हामिद ने इजराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म करने की कसम खाई और इजराइल के खिलाफ आत्मघाती हमलावरों की एक ऐसी फौज तैयार कर दी थी जो उसके एक इशारे पर तबाही मचाने के लिए तैयार थी। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उसके तैयार किए गए आत्मघाती हमलावरों ने इजराइल के अलग अलग शहरों में कई बड़े धमाकों को अंजाम दिया था, जिनमें सैकड़ों मासूम इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इब्राहिम हामिद के इशारे पर 2001 में यरूशलेम में एक सरकारी इमारत पर आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें 10 लोग मारे गए। यरूशलेम में ही 2002 और 2003 में भी 2 बड़े आत्मघाती हमलों में 18 इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी और तब इन सभी आत्मघाती हमलों का आरोप हमास के कमांडर इब्राहिम हामिद पर ही लगा था, जिसके बाद इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद की आंखों में वो कील की तरह चुभने लगा। 23 मई 2006 को वेस्ट बैंक में एक ऑपरेशन के बाद हमास के इस सबसे खूंखार कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया था और तब से वो इजराइल की अलग अलग जेलों में कैद है। 2012 में इजराइल की मिलिट्री कोर्ट ने इब्राहिम हामिद को 46 इजरायली नागरिकों की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई थी, क्योंकि इजराइल में हुए आत्मघाती हमलों के पीछे उसका हाथ होने के सबूत इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कोर्ट के सामने पेश किए। उस वक्त इजराइल की कोर्ट ने 46 लोगों की मौत और करीब 500 लोगों के घायल होने के मामले में इब्राहिम हामिद को दोषी करार दिया था और करीब 17 सालों से जेल में बंद इब्राहिम हामिद एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि उसके बदले हमास 240 बंधकों को एक साथ रिहा करने को तैयार हो गया।
इजराइल की मीडिया ने तो इब्राहिम हामिद को हमास कमांडर और 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद दईफ और यहिया सिनवार से भी खूंखार बताया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल को इस बात का डर है कि जेल से रिहा होने के बाद इब्राहिम हामिद फिर से इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश रच सकता है, क्योंकि इब्राहिम हामिद हमास का वो कमांडर है जिसने जेल में रहते हुए भी इजराइल की सरकार की नाक में दम कर दिया था। आरोप है कि इसी साल मई महीने में इजराइल की जेलों में भड़की हिंसा के दौरान जेल के अंदर उसने फिलिस्तीन के कैदियों की अगुवाई भी की थी और जेल प्रशासन और इजराइल की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। इजराइल की जेल में ज्यादती का आरोप लगाते हुए फिलिस्तीन के नेता खादर अदनान ने 87 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जेल में ही दम तोड़ दिया था, जिसके बाद इजराइल की जेलों में बंद हजारों फिलिस्तीनी कैदियों ने हंगामा कर दिया कि कई जेलों में हिंसक झड़पें हुई थी। उस वक्त भी गाजा से इजराइल की तरफ रॉकेट दागे गए थे। हमास कमांडर इब्राहिम हामिद पर जेल के अंदर फिलिस्तीन के कैदियों को भड़काने का आरोप लगा था, जबकि इब्राहिम हामिद और फिलिस्तीन की सरकार ने आरोप लगाया था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के इशारे पर खादर अदनान की जेल में हत्या कर दी गई थी और इसीलिए इजराइल हमास की अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में व्यापार से जुड़ी एपेक समिट होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए शी जिनपिंग अमेरिका पहुंचेंगे और बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की दूसरी बार मुलाकात होगी। शी जिनपिंग अमेरिका के कई बड़े व्यापारियों के साथ डिनर भी करेंगे, जिस पर हजारों डॉलर खर्च किए जाने की खबर आई है, जिसका मतलब यह हुआ कि विश्व युद्ध की आशंका के बीच चीन और अमेरिका के नेता एक मंच पर दिखने वाले हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार पर बात होने की संभावना है। लेकिन दुनिया की नजर इस मुलाकात पर इसलिए भी टिक गई क्योंकि दोनों नेता इजराइल और हमास की जंग के बीच मिलने वाले हैं और इसीलिए दुनिया बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात की ओर नजरें गड़ा बैठी है। ये मुलाकात अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होने वाली है, जहां एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में व्यापार से जुड़ी एपेक समिट होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए शी जिनपिंग अमेरिका पहुंचने वाले हैं और अपने दौरे पर बाइडेन और अमेरिका के कई बड़े व्यापारियों से मिलने वाले हैं। ये सारी जानकारी व्हाइट हाउस ने दी, जिसके बाद बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात का बेसब्री से इंतजार होने लगा, क्योंकि दो बड़ी जंगों के बीच दुनिया में विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है और दुनिया में साफ तौर पर अलग अलग गुट दिखाई दे रहे हैं और चीन और अमेरिका दोनों अलग अलग गुट में हैं। और वैसे भी यूक्रेन जंग के बाद दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। इजराइल और हमास की जंग के बाद तो दोनों के रिश्ते और खराब होने की खबर आई, क्योंकि चीन इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने इजराइल से अपने नागरिकों को भी वापस बुला लिया। यही नहीं, उसने ईरान का साथ देना भी शुरू कर दिया और ईरान इजराइल और हमास की जंग में हमास का साथ दे रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि चीन ने उन देशों से दोस्ती की जो अमेरिका के दुश्मन है और ईरान तो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। लेकिन चीन ने ईरान को अपनी विस्तारवादी नीति का हिस्सा बनाया और ईरान के रास्ते पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों में पकड़ बनानी शुरू कर दी। और हमास और इजराइल की जंग ने तो उसका ये काम बहुत आसान कर दिया, क्योंकि पश्चिम एशिया के ज्यादातर मुस्लिम देश इस जंग में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए और धीरे धीरे गाजा की जंग की आग दुनिया में फैलने का खतरा मंडराने लगा। यही नहीं, आशंका जताई गई कि यूक्रेन जंग के बाद हुई ये दूसरी बड़ी जंग विश्व युद्ध की वजह बन सकती है, जिसमें चीन और अमेरिका आमने सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन इसी खतरे के बीच बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात की खबर आ गई। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच व्यापार और पश्चिम एशिया के माहौल पर बात हो सकती है, जिससे बात बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। ये डर अमेरिका के ही एक बड़े अधिकारी ने जताया और शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात से पहले ही दुनिया को सावधान कर दिया, क्योंकि अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने बयान दिया कि अगर दोनों नेताओं की मुलाकात ठीक नहीं रही तो चीन और अमेरिका के संबंध बिगड़ जाएंगे, यानी चीन और अमेरिका की दुश्मनी बढ़ सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि शी और बाइडेन की मुलाकात से कुछ खास नहीं निकलेगा। हालांकि अमेरिका में इस मुलाकात को लेकर जोर शोर से तैयारी की गई, क्योंकि खबर है कि शी जिनपिंग और अमेरिकी व्यापारियों के डिनर पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों देश यूक्रेन जंग के बाद बिगड़े आर्थिक रिश्ते सुधारना चाहते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की खबर यह है कि दोनों देशों के बीच यूक्रेन और गाजा पर बात हो सकती है और यही है असली मुद्दा, क्योंकि दो बड़ी जंगों के बीच दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, जिसमें चीन और अमेरिका धमाका भी कर सकते हैं और उस पर पानी भी छिड़क सकते हैं। बड़ी खबर आई दक्षिण कोरिया से। खबर है कि उत्तर कोरिया की परमाणु धमकियों से तंग आ चुके दक्षिण कोरिया ने उसे सबक सिखाने के लिए अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते में बड़ा बदलाव कर दिया। किम जोंग उन दक्षिण कोरिया को लगातार परमाणु हथियारों से डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब दक्षिण कोरिया का सब्र भी जवाब दे गया और उसने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते में बदलाव करने का फैसला किया। खबर के मुताबिक सुरक्षा समझौते में बदलाव के बाद अब अमेरिका उत्तर कोरिया को सीधे अपने निशाने पर ले सकेगा, क्योंकि सुरक्षा समझौते में बदलाव के बाद अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की ताकत भी दिखा सकेगा।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अगर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो सुरक्षा समझौते में बदलाव के बाद अमेरिका उसकी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकेगा। और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किम जोंग उन के खिलाफ कर सकेगा, क्योंकि नए सुरक्षा समझौते में दक्षिण कोरिया ने उसे ये ताकत दे दी। क्योंकि किम जोंग उन दक्षिण कोरिया को लगातार अपनी खतरनाक मिसाइलों से डराने की कोशिश कर रहे हैं और वो परमाणु हथियारों का भी दम दिखाते आए हैं। लेकिन उत्तर कोरिया की बढ़ती धमकी को देखते हुए दक्षिण कोरिया ने भी उसके फन को कुचलने के लिए अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते में बदलाव कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सुरक्षा समझौते में बदलाव कर अमेरिका ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, जिसके मुताबिक अगर उत्तर कोरिया किसी भी सूरत में दक्षिण कोरिया पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका भी उसकी सुरक्षा के लिए अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकेगा। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक जरूरत पड़ने पर अमेरिका अपने सैनिकों को जंग के मैदान में भी उतार सकता है। यानी जैसे सैन्य संगठन नेटो से जुड़े देश अपने सहयोगी देशों की मदद के लिए अपनी सेना भेज सकते हैं, वैसे ही सुरक्षा समझौते में बदलाव के बाद अमेरिका भी दक्षिण कोरिया की मदद कर पाएगा। मतलब ये कि अगर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ जंग छेड़ी तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि अगर अमेरिका के सैनिक ताकतवर हथियारों के साथ दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए खड़े हो गए तो किम जोंग उन की सेना के लिए हमले करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अमेरिका अपने दोस्त दक्षिण कोरिया की ताकत लगातार बढ़ा रहा है। उसके सैनिकों ने बीते कुछ वक्त में समंदर से लेकर आसमान तक वहां सैन्य अभ्यास किया है और तानाशाह किम जोंग उन को सबसे ज्यादा यही बात चुभ रही है और इसीलिए उत्तर कोरिया अमेरिका को भी लगातार धमकी देता आया है। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया उसके साथ खेल कर देंगे। खबर के मुताबिक सुरक्षा समझौते में बदलाव के बाद अमेरिका के सैनिक दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए हथियार भी उठा सकेंगे। लेकिन ये उत्तर कोरिया के लिए इसलिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने पहले ही अपने खतरनाक हथियार दक्षिण कोरिया में तैनात कर रखे हैं। बमों की बारिश करने वाला B-52 बॉमर भी दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद है। और तो और अमेरिका ने परमाणु ताकत वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी दक्षिण कोरिया में तैनात कर रखी हैं। और अब ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि उत्तर कोरिया के करीब अमेरिका ने अपनी खतरनाक परमाणु हथियारों से लैस एक पनडुब्बी भी तैनात कर दी, जो इतनी ज्यादा विध्वंसक है कि समंदर में कुछ ही देर में दुश्मन का नामो निशान मिटा सकती है। मतलब जैसे ही दक्षिण कोरिया के साथ सुरक्षा समझौते में बदलाव हुआ, अमेरिका ने भी उत्तर कोरिया को अपनी परमाणु ताकत दिखा दी। यानी सुरक्षा समझौते में हुआ बदलाव किम जोंग उन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका उत्तर कोरिया को सबक इसलिए भी सिखाना चाहता है क्योंकि किम जोंग उन लगातार उसे हल्के में लेकर धमकियां दे रहे हैं और 2 दिन पहले तो उनकी बहन ने भी अमेरिका के जासूसी विमानों को मार गिराने की धमकी दी थी। और माना जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका ने भी उत्तर कोरिया को सबक सिखाने की ठान ली। खबर के मुताबिक 40 साल पहली बार परमाणु हथियारों से लैस अमेरिका की वो पनडुब्बी दक्षिण कोरिया पहुंची। अमेरिका ने पहले ही अपने लड़ाकू विमान और दूसरे हथियार दक्षिण कोरिया भेज रखे हैं, लेकिन अब उसने समंदर में भी दक्षिण कोरिया की ताकत बढ़ा दी। अमेरिका की तरफ से ये कदम तब उठाया गया जब उत्तर कोरिया ने उसकी सीमा के करीब तैनात अमेरिका के जासूसी विमानों को मार गिराने की धमकी दी। किम जोंग की बहन ने 2 दिन पहले ही अमेरिका के विमानों को निशाना बनाने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को उत्तर कोरिया की सीमा के करीब तैनात कर ये दिखा दिया कि वो किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं। हालांकि अमेरिका के लिए खतरा सिर्फ उत्तर कोरिया ही नहीं बल्कि रूस के साथ उसके गठजोड़ ने भी अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले ही ऐसी खबरें सामने आई थी कि रूस जासूसी करने वाली सैटेलाइट बनाने में उत्तर कोरिया की मदद कर रहा है और तो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो अमेरिका की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कहा जा रहा है कि इसीलिए दक्षिण कोरिया के जरिए ही सही, लेकिन अमेरिका उत्तर कोरिया पर नजर रखने के लिए वहां अपनी भूमिका और ज्यादा बढ़ाने में जुट गया, क्योंकि दक्षिण कोरिया, जापान और फिलीपींस के समंदर में अमेरिका के युद्धपोत तैनात रहते हैं। ऐसे में अगर उत्तर कोरिया ने रूस की मदद से जासूसी सैटेलाइट तैयार कर ली तो वो सीधे अमेरिका के युद्धपोतों पर नजर रखने में सक्षम हो सकता है। और ऐसा हुआ तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया की उत्तर कोरिया के खिलाफ सारी की सारी प्लानिंग धरी रह जाएगी। मतलब ये कि रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती जितनी ज्यादा गहरी होगी, अमेरिका के लिए मुश्किलें उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी। और इसीलिए दक्षिण कोरिया के साथ सुरक्षा समझौते में बदलाव के बाद अमेरिका ने भी अपने दुश्मनों को घेरने की तैयारी तेज कर दी, क्योंकि रूस और उत्तर कोरिया के बीच बीते कुछ वक्त में रिश्ते काफी गहरे, जिसकी वजह से कई देशों पर खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास कई खतरनाक मिसाइलें हैं। और अब जब रूस भी उसके साथ मजबूती से खड़ा हो गया तो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि रूस और अमेरिका कट्टर दुश्मन है और उत्तर कोरिया भी अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाता। रूस ने बीते
वक्त में अमेरिका को भी घेरने की कोशिश की है। इसीलिए दोनों के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में अगर रूस की मदद से उत्तर कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट तैयार कर ली तो वो जापान, फिलीपींस और ताइवान की भी निगरानी में सक्षम हो सकता है और दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के सैन्य ठिकानों में होने वाली एक एक हलचल की पल पल की जानकारी किम जोंग उन को सीधे मिल सकती है, क्योंकि जासूसी करने वाली सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में रहते हुए उसके चक्कर लगाती है और दुश्मन देश के हर अहम ठिकाने की तस्वीर खींचकर अपने देश को भेजती है। लेकिन अमेरिका की मुश्किलें सिर्फ रूस ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि चीन ने भी उसे घाव देने का काम किया है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस और चीन मिलकर उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत बढ़ाने में उसकी मदद कर रहे हैं। मतलब यह कि रूस और चीन की कोशिश अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए उत्तर कोरिया के हाथ मजबूत करने की, जिसकी वजह से किम जोंग उन की सेना घातक हथियारों से लैस हो रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने आरोप लगाया कि रूस और चीन दोनों ही संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को दरकिनार कर उत्तर कोरिया से अपनी दोस्ती निभाने में जुटे हैं और उसे खतरनाक हथियार बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन लॉयड ऑस्टिन ने भी साफ कह दिया कि अमेरिका दक्षिण कोरिया की हर तरीके से मदद करता रहेगा और अगर उत्तर कोरिया ने उस पर हमले किए तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। और कहा जा रहा है कि इसी कड़ी में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की सीमा को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बी भेज दी ताकि समंदर में दुश्मनों की बढ़ती ताकत पर लगाम लगाई जा सके। और इसीलिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया की नौसेना ने समंदर में दुश्मन पर हमले का अभ्यास किया। इस अभ्यास में अमेरिका के खतरनाक युद्धपोतों के साथ ही उसकी एक पनडुब्बी ने भी हिस्सा लिया ताकि समंदर में चीन और उत्तर कोरिया के सामने शक्ति प्रदर्शन किया जा सके। और समंदर में दुश्मन को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, दक्षिण कोरिया की नौसेना ने इसका अभ्यास किया। अमेरिका के एक दो नहीं बल्कि कई युद्धपोतों ने समंदर में हो रही मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लिया। युद्धपोतों के जरिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के जवानों ने जंग जैसे हालात बनाकर उनसे निपटने का अभ्यास किया। दुश्मन को घेर कर कैसे उसे खत्म किया जाए इसका भी अभ्यास किया गया। लेकिन दक्षिण कोरिया ने समंदर के साथ ही आसमान में भी अपनी ताकत बढ़ाई। लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से आसमान में भी हमले का अभ्यास किया गया। अमेरिका के जवानों के साथ दक्षिण कोरिया की वायुसेना ने काफी देर तक हवा में दुश्मन को ढेर करने की ट्रेनिंग ली, जिससे साफ हो गया कि किम जोंग उन की धमकियों से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। उधर दावा है कि रूस को घेरने के लिए अमेरिका ने यूरोप के देश नेदरलैंड्स के लड़ाकू विमानों को परमाणु हथियारों से लैस करने की तैयारी कर ली। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका ने यह फैसला बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात किए जाने के बाद लिया, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि पुतिन कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं और उनके निशाने पर यूक्रेन के साथ ही उसके मददगार नेटो देश भी होंगे। इसीलिए अमेरिका ने रूस पर पलटवार करने की तैयारियां तेज कर दी है, जिसके तहत उसने नेटो सदस्य नेदरलैंड्स के F-35 लड़ाकू विमानों को परमाणु बम B-61-12 से लैस करने का काम शुरू कर दिया। नेदरलैंड्स की वायुसेना की ओर से इसकी एक तस्वीर भी जारी की गई, जिसमें उसका एक लड़ाकू विमान B-61-12 परमाणु बम के परीक्षण वर्ग को अपने साथ लेकर जाता नजर आया। B-61-12 ग्रेविटी बम है और फटने से पहले जमीन के कई फीट अंदर तक जाता है। इस बम को 1945 में जापान के हिरोशिमा में फटे परमाणु बम से कई गुना ताकतवर माना जाता है। और यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक नेदरलैंड्स की वायुसेना जल्द ही इस बम का इस्तेमाल करने में सक्षम होगी। और इसमें अमेरिका पूरे जोर शोर के साथ नेदरलैंड्स की मदद करने में जुटा है, क्योंकि पुतिन ने कुछ महीने पहले ही अपने साथी देश बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करके यूरोप के देशों में खौफ बढ़ा दिया। और माना जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका ने नेदरलैंड्स को परमाणु शक्ति से लैस करने का काम तेज कर दिया ताकि यूरोप में नेटो की ताकत बढ़ाई जा सके। हालांकि यूरोप में नेटो के सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस के पास पहले ही परमाणु हथियार हैं, जबकि जर्मनी, बेल्जियम और इटली जैसे देशों को नेटो के न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम के तहत B-61 परमाणु बम दिए गए। इसी कड़ी में अमेरिका ने नेदरलैंड्स को भी परमाणु बम देने की तैयारी तेज कर दी, क्योंकि जून महीने में पुतिन ने अपने पड़ोसी बेलारूस की धरती पर परमाणु हथियार तैनात कर दिए थे, जिसे यूक्रेन की मदद करने वाले यूरोप के देशों के खतरा माना गया। दावा किया गया कि इसीलिए अमेरिका ने रूस को घेरने की तैयारी तेज कर दी ताकि रूस या बेलारूस से परमाणु हमला होने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। हालांकि अमेरिका ही नहीं, खबर है कि उसके दोस्त इजराइल ने भी रूस की नाक में दम करने का प्लान तैयार कर लिया। बीते कुछ हफ्तों में इजराइल और हमास की जंग में भी रूस की दिलचस्पी दिखाई दी और रूस इस जंग में ईरान के साथ होने के संकेत दे चुका है, क्योंकि इजराइल के मीडिया ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि रूस ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइलें दी, जिसके बाद से ही रूस पर इजराइल का गुस्सा भड़का हुआ है। इसीलिए इजराइल अब वो करने में जुट गया जो यूक्रेन जंग के बीच रूस की मुसीबतें बढ़ा सकता है, क्योंकि इजराइल ने रूस के पड़ोसी फिनलैंड को अपना खतरनाक डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग देने के समझौते को मंजूरी दे दी
रूस और फिनलैंड 1300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं और यूक्रेन की मदद करने की वजह से नेटो सदस्य फिनलैंड हर वक्त रूस के निशाने पर रहता है। इसलिए फिनलैंड लंबे समय से अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इजरायल से डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा था, लेकिन इजरायल उसे ये देने को तैयार नहीं था। हालांकि रूस से तनाव के बीच इजरायल ने फिनलैंड की मांग मंजूर कर ली, क्योंकि रूस ने हमास से जंग लड़ रहे इजरायल को भड़काने के कई मौके दिए, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच दूरियां लगातार बढ़ती दिख रही, क्योंकि इजरायल और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहते कि रूस की एंट्री हमास और इजरायल की जंग में, जिनमें सबसे बड़ी वजह रूस का इजरायल के कट्टर दुश्मन ईरान के साथ खड़ा होना है। क्योंकि यूक्रेन से जंग के बीच रूस और ईरान की दोस्ती गहरी होती गई, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हो गए तो दावा किया कि ईरान ने रूस की मदद के लिए अपने हथियारों के गोदाम खोल दिए, जिसकी वजह से रूस और ईरान की दोस्ती पक्की की गई। यही वजह रही कि जब ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हमास ने इजरायल पर खौफनाक हमला बोला तो रूस हमास का नाम लेने से भी बचता दिखा, और तो और रूस पर इजरायल के दुश्मनों को हथियारों की मदद देने के भी आरोप लगे, जिससे इजरायल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और अमेरिका के साथ वो भी रूस की घेरेबंदी में जुट गया। इसके पीछे की एक वजह पुतिन को पश्चिम एशिया से दूर रखना भी हो सकता है, क्योंकि इजरायल और अमेरिका ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमास की लड़ाई में रूस का दखल सिर्फ और सिर्फ इजरायल की परेशानी बढ़ाएगा। बड़ी खबर पाकिस्तान और तालिबान के बीच जारी तनाव से जुड़ी। पाकिस्तान ने पहली बार खुलकर यह आरोप लगाया कि उसे दहलाने वाले आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कंधे पर तालिबान का ही हाथ है। इससे पहले पाकिस्तान दबी जबान में अपने ऊपर हुए हमलों के लिए तालिबान को दोषी ठहरा रहा था, लेकिन पहली बार पाकिस्तान सरकार के किसी बड़े अधिकारी ने तालिबान को सीधे सीधे निशाने पर ले लिया। तालिबान के मसले के निपटारे के लिए पाकिस्तान के विशेष दूत बनाए गए आसिफ दुर्रानी ने टीटीपी के हमलों के पीछे तालिबान के शामिल होने का आरोप लगा दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि अफगानिस्तान की सत्ता संभाल रहे तालिबान और पाकिस्तान में आतंकी हमले कर रहे टीटीपी के आतंकी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तालिबान पर इतना बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले पाकिस्तान सिर्फ तालिबान से टीटीपी को काबू में करने के लिए मदद मांगता रहा है, लेकिन इस बार का उसका यह हमला दोनों के बीच तनाव को बढ़ाने वाला और तालिबान को उकसाने वाला है। मतलब अब तक टीटीपी पर हमलावर रहे पाकिस्तान ने अब सीधे सीधे तालिबान पर चढ़ाई का मन बना लिया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान असल में तालिबान का ही मुखौटा है, और पाकिस्तान के मुताबिक टीटीपी वही करता है जो उसे तालिबान करने के लिए कहते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान की सेना पर हमला हो या फिर उसके शहरों में आत्मघाती धमाके। क्योंकि पाकिस्तान का आरोप है कि इन सब के पीछे तालिबान का ही हाथ होता है। तालिबान पर यह आरोप पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि आसिफ दुर्रानी ने लगाए, जिन्हें टीटीपी के मामले में बातचीत के लिए पाकिस्तान ने कुछ माह पहले खास तौर पर अफगानिस्तान भेजा था। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचने का काम करती है और उसकी इस साजिश को अंजाम टीटीपी के लड़ाके देते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। मतलब पाकिस्तान ने अपने देश में बढ़ते आतंकवादी हमलों के लिए सीधे सीधे अपने पड़ोसी अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शुरू से तलवारें नहीं खिंची थी, बल्कि कुछ साल पहले तक तो दोनों देश अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यहां तक कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने में भी पाकिस्तान की बड़ी भूमिका मानी जाती है। और तो और जब 2021 में तालिबान सत्ता में आए तो पाकिस्तान ने जोर शोर से उनका स्वागत करने के साथ ही साथ मिलकर काम करने की कस्में तक खाई थी। लेकिन पिछले 2 साल में इन दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह टीटीपी माना जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी वो आतंकी संगठन है जो तालिबान के इशारे पर पाकिस्तान को दहलाता है, जबकि तालिबान पाकिस्तान के इन आरोपों को कई बार पहले ही नकार चुके हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के आरोपों का जवाब देते हुए ये तक कह दिया था कि वो अपनी और टीटीपी की अंदरूनी लड़ाई का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ना चाहता है। साथ ही तालिबान ने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने इस तरह से उसे निशाने पर लेना बंद किया तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और माना जा रहा है कि तालिबान की इसी धमकी के बाद पाकिस्तान ने पहली बार खुलकर उसे निशाने पर लेने की कोशिश की। पाकिस्तान के विशेष दूत आसिफ दुर्रानी ने दावा किया कि टीटीपी पाकिस्तान में तालिबान की कठपुतली की तरह काम कर रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान ने तालिबान से कई बार टीटीपी को रोकने के लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद तालिबान ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान के विशेष दूत आसिफ दुर्रानी के मुताबिक उन्होंने खुद इस मामले में काबुल जाकर तालिबान सरकार से मदद मांगी थी, लेकिन तालिबान ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। और पाकिस्तान के मुताबिक तालिबान ने इसे उस वक्त पाकिस्तान का अंदरूनी मसला बताया था। मतलब तालिबान ने इस मामले में टांग अड़ाने से मना कर दिया था।
हालांकि दूसरी तरफ तालिबान ये आरोप लगाते रहे हैं कि टीटीपी के हमलों से झुंझलाए पाकिस्तान ने उसके यहां रह रहे अफगान शरणार्थियों से इस बात का बदला चुकाया और उन्हें धक्के मारकर पाकिस्तान से बाहर कर दिया, क्योंकि तालिबान के मुताबिक पाकिस्तान अपने यहां हुए हमलों के लिए अफगान नागरिकों को भी जिम्मेदार मानता था। वो जो सबका सहारा लगता है, वो जो सबका सहारा लगता है, खुद में दर का किनारा लगता है। सौबात की एक बात कही दरवेश ने, बो रहा है जगह जगह जो बबूल, कोई फूलों का मारा लगता है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की एक बात। नंबर 1